अस्सलाम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे बारगला और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा हो। वैसे मौसम खासा अच्छा होना शुरू हो गया इस्लामाबाद का, चाहे सुबह की औकात हो या फिर शाम हो। दिन में थोड़ी सी हल्की फुल्की गर्मी होती है, गर्मी का एहसास इतना वाला महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो ऐसा नहीं होता कि आपको गाड़ी में हीटर चलाना पड़े। लेकिन अमूमन आप लोग जब शाम को काम हम लोग ख़त्म करके घरों को निकल रहे होते हैं तो 8 से 10 बजे के बाद अब तो गाड़ियाँ भी ठंडी होना शुरू हो गई हैं और हल्का सा 1 से 2 पॉइंट पे एनीवेज गीज़र मुझे तो वैसे ऑन करना पड़ जाता है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। लेकिन लाहौर कराची अक्सर बातचीत होती रहती है दोस्तों से भी, फैमिली से भी, तो पता ये चलता है कि ना मौसम जो है वहाँ पर इतना चेंज नहीं हुआ है। अलबत्ता इस्लामाबाद का मौसम खासा तब्दील होना शुरू हो गया है और इसी तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आज का जो हम अपना पहला सेगमेंट करने जा रहे हैं वो क्यों ना क्या कहते हैं ठंडे मौसम में वो जो गर्म पानी का एहसास होता है उसके हवाले से कर लें। इसीलिए हम आपके लिए आज गीज़र नहीं ईज़ी गीज़र लेकर आए हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा इजी करेगा, आप लोगों की जेब को भी थोड़ा सा इजी करेगा, क्योंकि महंगाई वैसे बहुत बढ़ गई है। बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, आते बहुत ज़्यादा हैं। और फिर वीकेंड पे जब आप अपने हस्बैंड को, भाई को, अपने वालिद साहब से कहते हैं कि भाई आज तो इस दफ़ा तो ना आपको पता है बिल इतना आया हुआ है, तो आप कभी ये सोचते भी ना कि चले आज ना जाके बाहर डिनर चिनर कर आएंगे या कोई ना कोई फैमिली के साथ कोई पिकनिक प्लान कर ले, तो वो कहते हैं बिल दें या फिर ये शौक़ पूरे करें। तो अब आप ऐसे कीजिए कि कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल घर में लेकर आएँ ताकि ये जो पैसे बिलों में चले जाते हैं वो पैसे आप बचा के आप अपने घर वालों पर, अपने चेहरों की मुस्कुराहटों पर इन्वेस्ट करें। तो जनाब आज बात करते हैं इजी गीज़र की। तो जनाब अशर बाज़ेब साहब आज एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे ये बता दें और मेरी व्यूअर्स को भी, ये ईजी गीज़र ये है क्या? आप लोग अभी जो गीज़र्स घर में इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करना काफ़ी दुश्वार काम होता है। उसका अगर पायलट ऑन करना पड़े तो वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसको अगर दिन में 2-4 दफ़ा आपको सुबह के टाइम पे ऑन ऑफ़ करना पड़े वो एक मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज़ ये कि आज से कुछ साल पहले तक गैस काफ़ी सस्ती थी। आप गीज़र को सीज़न के शुरू में वेरी हॉट पे करके छोड़ देते थे, पूरा 3-4 महीने चलने देते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, गैस का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता था। लेकिन अब ये बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अब आप उसको वेरी हॉट पर नहीं छोड़ सकते। आपको दिन में या तो ख़ुद जाके उसको मैनुअली हाथ से 3-4 दफ़ा ऑफ़ करके ऑन करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। गीज़र्स अक्सर घरों में बहुत पीछे लगे हुए होते हैं और फिर गैस की लोड शेडिंग की वजह से दिन में मल्टीपल टाइम्स पायलट ऑफ हो जाता है। पायलट को ऑन करना एक मुश्किल काम है। घर में अक्सर हज़रात ये काम कर लेते हैं, ख़वातीन थोड़ा इससे हिचकिचाती हैं, या घर में बच्चे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। सो ईजी गीज़र हम लोगों ने एक स्मार्ट डिवाइस बनाई जो कि इन तमाम के तमाम कामों को ऑटोमेट कर देता है। आप एक दफ़ा ये डिवाइस जब अपने गीज़र पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये गीज़र के तमाम इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन की ऐप से जोड़ के उसको अपने ख़ुदकार तरीके से ऑपरेट करा सकता है। आपने अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर जिस तरह आप अपने अलार्म सेट करते हैं उसी तरीके से एक शेड्यूल सेट कर देना है, कितने बजे आपको कितना गर्म पानी चाहिए, और गीज़र उसी टाइम में उतना गर्म पानी आपको प्रोवाइड कर देगा और उसके बाद में गीज़र ऑफ़ हो जाएगा अगर आपने उसको ऑफ़ की सेटिंग दी है, या किसी हल्की सेटिंग पर चला जाएगा। दूसरा ये कि जो पायलट बंद हो जाता है इसका गैस की लोड शेडिंग की वजह से, तो ये सिस्टम उसके पायलट को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑन कर लेता है और ऑटोमेटिकली ऑन करने के बाद में आपकी दी हुई कमांड्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। यहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिलती है कि बार बार गीज़र को जाके अप्रोच नहीं करना पड़ता, गीज़र के साथ जाके उनको ऑपरेशंस नहीं करने पड़ते। सेकेंडली जो गीज़र अब सारा दिन एक ही सेटिंग पे नहीं चलता, रात को आपने उसको 12 बजे से या 10 बजे से ऑफ़ कर दिया सुबह तक, तो उसमें गैस की बहुत ज़्यादा बचत होती है। सो ईजी गीज़र बेसिकली एक स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट थर्मोस्टेट है जो कि हमने पाकिस्तान के गीज़र्स के लिए बनाया है ताकि लोगों के गैस के बिल्स में बचत हो सके। लोगों को ये जो दुश्वारी आती है बार बार पायलट को ऑन करने की, बार बार उसके थर्मोस्टेट को चेंज करने की, वो चीज़ ख़त्म हो सके। और इससे मज़ीद फ़ायदा ये होगा कि जब लोग गैस की बचत करेंगे, यहाँ से गैस के बिल्स में उनकी तो रिडक्शन होगी, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट को गैस सब्सिडी पे सप्लाई करनी पड़ती है वो उसको सब्सिडी पे नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी। वो जो वेस्टेड गैस महंगी एलएनजी के तौर पे गवर्नमेंट को बाहर से ख़रीदनी पड़ती है वो बहुत कम ख़रीदनी पड़ेगी और वो डायरेक्टली जो हमारा इंडस्ट्रियल सारिफ है उसको जाएगी, जहाँ पर उसको गवर्नमेंट को प्रॉपर कीमत मिलती है उसकी, उसको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस पूरे के पूरे इस एक छोटी सी सिंपल सी डिवाइस से बेसिकली जो पूरी वैल्यू चेन है गैस की, उससे हम लोग फ़ायदा दे रहे हैं। अब जरा ये बताइए कि जो दावा आप कर रहे हैं कि ये ईजी गीज़र लगा के हम 70% अपने गैस के बिल जो हैं वो बचा सकते हैं, पॉसिबल कैसे है ये?
सो हम लोगों ने इस डिवाइस को बनाते हुए जब हम R&D और रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस की कि आमतौर पे लोगों के एवरेज बिल्स क्या आ रहे होते हैं और उसमें किस हद तक हम लोग बचा सकते हैं। सो कुछ जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की उनके मुताबिक हम 70% तक गैस में बचत उनके बिल्स के अंदर कमी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लोगों की 30 से 40% तक गैस के इस्तेमाल में कमी आ सकती है, क्योंकि आमतौर पे गीज़र को जब आप एक कांस्टेंट सेटिंग पे वेरी हॉट पे छोड़ देते हैं तो गीज़र रात को 3 बजे भी ऑन हो रहा होता है जब आपको नहीं चाहिए गर्म पानी। अक्सर दोपहर को घर खाली होता है, उस वक्त भी गीज़र ऑन होगा जब ठंड ज़्यादा होगी, तो वो गैस ज़ाया हो रही होती है। जब वो गैस ज़ाया होती है तो आपका बिल दूसरी स्लैब में शिफ्ट होता जाता है। जब आप इजी गीज़र लगाएंगे और आपका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ उन्हीं औकात में होगा जब आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप ऊपर की स्लैब्स में नहीं जाएंगे, उससे आपके बिल में नुमाया कमी आएगी। हम लोगों ने जो पिछले साल में डिवाइसेस लगाई मार्केट के अंदर, उसमें हमें औसतन 30 से 40% की कमी नज़र आई लोगों के बिल्स में, और हमें ये बहुत हद तक उम्मीद है कि जब हम इस साल और ज़्यादा डिवाइसेस लगाएंगे तो हमारे इन नंबर्स के अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, मैंने तो व्यूअर्स को बता दिया है इजी गीज़र क्या है। अब ज़रा आप अपनी उसमें बताएं कि आपका इजी गीज़र क्या है, ये डिवाइस है, ये गीज़र की एक फॉर्म है, टाइप है, क्या आएगी? इस डिवाइस की इस साल जो हमने कीमत मुख्तस की है वो 18,000 रुपये पर डिवाइस है, और इसके अंदर ये जो बेसिक वर्जन है इसका जो गैस के ऊपर चलता है या इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये उसकी कीमत है। आजकल मार्केट में हाइब्रिड गीज़र्स भी आ रहे हैं जिनके अंदर गैस और बिजली दोनों के कनेक्शन मौजूद होते हैं। वो डिवाइस जो कि इन दोनों को मैनेज कर सकती है वो 20,000 की है। उस डिवाइस की खास बात यह है कि इन दोनों की स्विचिंग ऑटोमेटिकली कर सकती है। आपको खुद जाके स्विच ऑन करना बिजली के लिए या गैस के ऊपर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक दफ़ा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से उसकी प्रेफरेंस सेट कर दी है तो ये उसके बाद में ऑटोमेटिकली बिजली के होने ना होने की सूरत के अंदर गैस के ऊपर शिफ्ट कर देगी, या गैस के ना होने की सूरत में बिजली के ऊपर उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगी। और आपने जिस वक्त के लिए जो पानी का टेम्परेचर मुकर्रर किया है उस टाइम पे आपको वो टेम्परेचर का पानी मुहैया करेगी। इस डिवाइस को लगने के लिए कोई ख़ास गीज़र की ज़रूरत नहीं है। ये हमने इस तरीके से डिज़ाइन की है कि मार्केट में 90% गीज़र्स जो मौजूद हैं, बशर्ते कि वो बहुत ज़्यादा पुराने ना हों, 5 से 7 साल तक उनकी एज हो अगर, तो हम उनमें ये डिवाइस रेट्रोफिट कर सकते हैं। रेट्रोफिट का मतलब ये है कि हम उस गीज़र के अंदर इस डिवाइस को फिट कर सकते हैं। अगर तो किसी का बिल्कुल नया गीज़र है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसमें इस डिवाइस को लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर गीज़र 5 से 7 साल पुराना भी है तो हम लोग उसके अंदर इस डिवाइस को रेट्रोफिट कर देते हैं। अच्छा सर, ये जो इंस्टेंट गीज़र अमूमन हमारे घरों में लगे होते हैं, क्योंकि नए गीज़र्स हैं ज़रा, तो इनमें और ये जो डिवाइस गीज़र्स हैं इसमें क्या फ़र्क है, कुछ क्या कंपैरिजन है इसका इन दोनों का? इंस्टेंट गीज़र एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है, और इंस्टेंट गीज़र बेसिकली एक वो चीज़ है जो कि इस्तेमाल होनी चाहिए। बेशक मैं ये डिवाइस बना रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अंदर से दिल करता है कि तमाम लोग इंस्टेंट गीज़र्स लगाएं, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है और मार्केट में लोग इंस्टेंट गीज़र्स नहीं लगाते, तमाम लोग नहीं लगाते, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद ड्रम टाइप के, स्टोरेज टाइप के गीज़र्स लगाती है। और क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये डिवाइस बनाई। इंस्टेंट गीज़र्स जिन लोगों ने लगाए हुए हैं वो ऑलरेडी एक स्मार्ट प्लान के ऊपर या एक ऑलरेडी एक अच्छी चीज़ डिवाइस के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका काम हो रहा है। इंस्टेंट गीज़र के किसी भी सारिफ को ये डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टोरेज टाइप के गीज़र्स, जो कि आपने आमतौर पर मार्केट में देखे हैं, वो अपने घरों में या उनके लगे हुए हैं या वो गीज़र्स अपने घरों में वो लगा रहे हैं। ये डिवाइस उनके लिए है। अब मुझे ये बताएं, डिवाइस तो आप लोगों ने बना ली हमारे लिए, ठीक है ना, बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कोई गीज़र शीज़र भी तैयार कर रहे हैं या अभी इस बारे में सोचा नहीं है? हम लोग इस डिवाइस में और इस पूरे काम में फ्यूचर इस तरीके से है कि हम लोग अगले साल एक एनर्जी एफिशिएंट गीज़र भी रिलीज़ करना चाह रहे हैं। मार्केट में अभी जो गीज़र्स अवेलेबल हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते, और ऑल्सो जो उसकी एक क्वालिटी मेंटेनेंस और जो उसकी साइंस के मुताबिक जिस तरीके से उसको बनना चाहिए, जाके उसके अंदर हीट का वेस्टेज ना हो, उसके अंदर जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सके, वो लोग उसका नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए हम लोग मार्केट के अंदर एक नया गीज़र भी मुतारिफ़ कराना चाह रहे हैं जो कि इन बाकी गीज़र से बहुत बेहतर होगा अपनी एफिशिएंसी के अंदर। ऑल्सो हम लोग इस डिवाइस को इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 10 मिलियन से ज़ायद थर्मोस्टैट्स बिकते हैं ऑल ओवर, एक लिमिटेड मार्केट की अगर हम बात करें, और हमारा ये विज़न है कि हम लोग इस डिवाइस को एक बहुत अच्छी फॉर्म में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के मुताबिक प्रोड्यूस करके हम लोग इसको यूरोप और अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर सकें।
थैंक यू सो मच अशर बाज़ेब साहब अपना वक्त देने के लिए, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके उन गीज़र्स का जो कि अब जल्द ही हम लोगों के लिए बनाएंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर भी अगर आपका प्लान है तो नेक्स्ट ईयर तक के लिए इस डिवाइस के साथ गुजारा कीजिए और अपना बिल जो है वो ज़्यादा आने से बचाइए, क्योंकि वाकई हमारे यहाँ गैस तो आती नहीं है लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो एटलीस्ट ये डिवाइस लगाने के बाद आपकी वो कंप्लेन ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी सी सेविंग भी हो जाएगी। जो सेविंग हो जाएगी आपके पास पैसों की, तो ये वीकेंड्स किस लिए होते हैं, आप जाइए और जाके मज़े मज़े की शॉपिंग्स कीजिए और अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखिए। तो जनाब हमने इससे पहले भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन अब जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। और उस एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं कि वो एक्सपीरियंस मैंने किया या किसी और ने किया है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिकली वो काम कर रहे हैं और उन्हें उससे बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं कि अच्छा दुनिया की ये पहली चीज़ है और वो फ़लाने मुल्क में जी उसके ऊपर तजुर्बा हुआ है और ये हुआ है। अब जब आपको पता चले कि जिस चीज़ के बारे में हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहली बार अगर उसका कहीं पर इस्तेमाल देखा गया या पहली बार कहीं से वो हमें तख्लीक होती में नज़र आई, तो वो पाकिस्तान, हर पाकिस्तान का शहर गिलगित बल्तिस्तान है। अब हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल बेस काउंटरफीट करेंसी डिटेक्शन सिस्टम है और इसकी वजह से हमें पता ये चलता है कि हमारे पास जो पैसे हैं, जो नोट हैं, जो करेंसी है, वो कहीं जाली तो नहीं, फेक तो नहीं, क्या कोई हमें गलत पैसे पकड़ा कर तो नहीं चला गया। क्योंकि अक्सर सादा जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक 5,000 का नोट हो या 1,000 का नोट हो, उसकी साइड वाली जगह से ऐसे हाथों से कर करके उसे देख रहे होते हैं। सो लेट्स सी कि ये डिवाइस किस हद तक काम करती है, कौन कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। एहसन अमान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। एहसन, इतनी इंटरेस्टिंग डिवाइस है और लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये पहले बताएं कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? इट्स रियली इनक्रेडिबल इंकरेजिंग। हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, इन अबाउट 280 हमारे पास कस्टमर्स हैं एंड लोग हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव फीडबैक ओवरऑल हमारे पास। अच्छा, आपने कहा ना कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी आ रहे हैं, तो मतलब यानी कि डिवाइस इंक्लूडिंग एप्लीकेशन? यस एग्जैक्टली, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक स्मॉल हार्डवेयर है ये आपके पास, ठीक है, आपके पास मोबाइल ऐप भी है जो आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन भी है और ये नहीं, मतलब ये नहीं कि अगर मेरे पास ये डिवाइस है तो मैं सिर्फ इस डिवाइस को यूज़ करूंगी या वो मुझे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रैक्टिकली फिर काम करेगा। यस एग्जैक्टली। तो इस डिवाइस को मोस्टली किस किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंकर्स हो गए या फिर डिफरेंट जनरल स्टोर्स हो गए, इसका यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। अब यूजुअली जो काउंटरफीट जो मार्केट है, जो काउंटरफीट बनाते हैं, वो बैंक की तरफ डायरेक्टली नहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो साइड इलाकों में जो करियाना स्टोर्स हो, इन ड्राइवर के जो इस तरह जो हैं, जो मैसेज पे हैं, बेसिकली उनको टारगेट करते हैं। तो जो काउंटिंग मशीन्स आपके पास पाकिस्तान में है वो बहुत महंगी है। तो इसके अगेन इसी अपॉर्चुनिटी को हमने देखा और इसी मार्केट को फिल करने के लिए हमने ये डिवाइस हमने बना दी ताकि आपके पास कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, सारी चीज़ें हैं और आप जस्ट अपने मोबाइल के कॉस्ट एफिशिएंट है बाय द वे? 2500 का है। रियली? यस। मतलब आप 2500 रुपए की डिवाइस लेके आप तकरीबन को 5 लाख तक के आराम से पैसे जो हैं वो छांटी मार सकते हैं, भाई ये पैसे इतने ठीक है, ये पैसे इतने ठीक है। अच्छा, हम सिर्फ क्या इससे पाकिस्तानी करेंसी को ही डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम फॉरेन करेंसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं? अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम फॉरेन करेंसीज भी डिटेक्ट करते हैं। हम दुबई के, सऊदी के, क्या कहते हैं, यूके के पाउंड्स एंड यूएस डॉलर्स हम करंटली हम वैसे तो पाकिस्तान में इस किस्म के पैसे बड़ा कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी तक कोई कंप्लेन, देखें पाकिस्तानी करेंसी में भी कहीं ना कहीं मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब हम फॉरेन करेंसी का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर कहीं पर आपने सुना किसी की शिकायत हुई, वो अच्छा वो आपने डिवाइस दे दी है, मेरे तो फलाने वो वाले नोट जो थे वो गलत निकल आए, कभी ऐसा हुआ? यस, हमारे पास बहुत सारे ऐसा है कि लोगों को इवन विद इन पाकिस्तान भी, चूँकि जब हम स्कैनिंग के प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस अपडेट हो रहा होता है टाइम टू टाइम, जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आते हैं कि इस बंदे ने डॉलर स्कैन किया है पाकिस्तान। ओके, मतलब ये नहीं कि अगर कहीं पर इस वक्त कोई पैसे, कोई करेंसी डिटेक्ट हो रही है तो आप लोगों का मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, वहां पर ये चीज आ जाएगी डेटाबेस में, फलानी जगह पर फलानी इलाके में ये काम हो रहा है। एग्जैक्टली। तो इट बेसिकली हेल्प्स अस कि हम एक अच्छा एक नंबर हम बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए कि सच कोई आपके पास कोई
फिगर्स नहीं है काउंटरफीट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको ट्रैक करना। लोग FIR दर्ज नहीं करते क्योंकि वो पता है कि बहुत लॉन्ग एंड रिगरस प्रोसेस है। अब 500 रुपए के पीछे 5000 के पीछे अब कहाँ पे FIR करवाओगे? एग्जैक्टली। सो हम उस सेगमेंट में भी बहुत हम गोल्डन डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्पेशली डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए, एंड देन अगेन। अच्छा अमान, यू जस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इतना ये जहन में ख्याल कहाँ से आएगा, कहाँ से सोचा कि डिवाइस बना लूँ जो 4 लोगों का भी भला हो जाएगा? जी, तो बेसिकली आज से कोई मैं 2-3 साल पहले मैं GB में था, वहाँ पे बार्बर शॉप में था बेसिकली। वहाँ पे एक स्पेशल बच्चे को किसी ने 5000 का चूना लगा दिया। तो बेसिकली वहाँ अच्छा खासा ड्रामा हुआ, बेचारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने सोचा कि यार हर चीज़ के लिए ऐप है, शादी से लेके गाड़ी इधर उधर करने से लेके। वेरी तो गुड। मैंने कहा करेंसी चेक करने के लिए क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कैश इज़ किंग, राइट। हर जगह आपके पास फिजिकल करेंसी सर्कुलेट करती है। देन उसके बाद मैंने अपना रिसर्च प्रोसेस। बाय द वे, यस। और जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करनी है उसका नाम क्या है? इसका नाम भी 5000 है और ये हमारे करंटली वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये उसका नाम 5000 उस डिवाइस का नाम। और इससे हम किस करेंसी के पैसे से लेकर, लाइक कितने 10 रुपए से लेकर कब कितने तक के पैसे जो है वो चेक कर सकते हैं? सो फॉर पाकिस्तानी मार्केट हमने नोटिस किया है कि 500 से कम के फेक करेंसीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो 500 से 5000 तक के हम स्कैनिंग का ऑप्शन दे रहे होते हैं। 500 है उसमें 1000 है और 5000 का नोट है, क्योंकि नीचे लोग इतना उसको उसमें इस्तेमाल नहीं करते। उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली काउंटरफीट बनाने में। तो अच्छा। तो ये एक चुटकी नुमा डिवाइस है, ये जो मेरे हाथों में इस वक्त है। और थोड़ा सा मैं पूछती हूँ अमान से कि ये कैसे काम करती है। हमने अगर इसको लगाकर चेक करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, सो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। सो आपने जस्ट इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ऐप ओपन करेंगे। ठीक है। ओके, सो आपने अपने कैमरे पे इसको अटैच कर देना इस डिवाइस को। ठीक है। और कैमरा, अच्छा, मोबाइल के कैमरा पे लगाना है आपको अपने मोबाइल के कैमरे पे। अगेन यहाँ पे एक बिल्ट इन फीचर भी है, अगर आपके पास मल्टीपल कैमरे हैं तो आपको बता देगा कि कौन सा कैमरा एक्टिव है आपका। तो आपने स्टार्ट स्कैन पे प्रेस करना है तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन होगी। एंड देन आपने कायद के लेट्स से कि आंखों में रख दे, प्लेस कर देते हैं हम। कायद की आंखों में तो वैसे कोई झूठ नहीं है भाई। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो इसके बाद हम स्कैन का प्रोसेस करेंगे और विद इन 3 सेकंड ये आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे देगा कि इट्स स्कैन सक्सेसफुल। और ये आपके पैसे जो है वो असली है। 500 रुपए का ये हमारा नोट था। आपने क्या किया, 3 छोटे छोटे से काम थे। आपने पहले अपने डिवाइस को लगाया उसके ऊपर, कैमरा के ऊपर, फिर आपने उसका फ्लैश लाइट ऑन किया और फिर बानी पाकिस्तान की आंखों में आपने गुम हो जाना है और आपने चेक करना है कि आपके पैसे असली हैं या नकली है। ये पोर्टेबल डिवाइस है, ये कोई चार्ज होती है, ये क्या है? इट्स रियली पोर्टेबल डिवाइस। सो आप अपने मोबाइल पे आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, जो वैसे भी आजकल मोबाइल हर एक के साथ है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वैसे? नो, सो फार इंस्टॉलेशन चार्जेस ठीक है, फ्री इंस्टॉलेशन है, ये भी ठीक है। यस। सो प्राइस हमने डिवाइस के साथ ही इसके साथ एडजस्ट की हुई बेसिकली। सो ये ओवरऑल एक डिवाइस है जो आपको अपने साथ लेके फिरना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा। मतलब अमूमन उन लोगों को फिरना पड़ेगा या दुकान में रखनी पड़ेगी, जैसे आपने कहा जो सादा लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती। माजत के साथ कुछ भाई हमारे, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो करियाना स्टोर, जनरल स्टोर्स इस तरह के, या फिर बड़े बड़े जो थोक की दुकानें होती हैं ना, सब्जी की होती हैं, प्लास्टिक की होती, तो उनके पास अमूमन इस किस्म की डिवाइसेज होती हैं। सेगमेंट वैसे खत्म हो रहा है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाह रही हूँ कि ठीपे जानने की भी कोई डिवाइस आएगी आगे फ्यूचर में? इंशाल्लाह, तो अभी उस पर भी काम करते हैं। अच्छा, और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि ना ये क्या कहते हैं, ये जो डिवाइस है इसके बाद कुछ सोचे कि अच्छा अब ये करना है मैंने, कोई कुछ माइंड में हो या कुछ ऐसा हो रहा हो पाकिस्तान में जहाँ पर आपको लग रहा हो कि जरा आप, जैसे हमने कहा ना कि फलानी एप्लीकेशन, शादी की एप्लीकेशन, तो इसकी एप्लीकेशन नहीं, वहाँ पे एक चीज़ लाइक करी, वो वाली एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब हमारा जो अल्टीमेट विजन है वो बेसिकली वही तो अच्छे से वर्ड मेरे पास कोई नहीं है, तो मेरे डिक्शनरी मैक्सिमम अच्छे वर्ड। तो जो मैक्सिमम जो अल्टीमेट गोल है हमारा वो बेसिकली है डिजिटाइजेशन। अच्छा। तो हम अपने जो जितने भी मर्चेंट भाई, जो करियाना स्टोर जितने भी लोग हैं, उनको हम ये प्रोडक्ट के ज़रिए हम डिजिटाइजेशन के हमको बेसिकली ट्यूटर करना चाह रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता हम उनको डिजिटाइजेशन की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है।
तो कि मैक्सिमम लोगों को डिजिटाइज किया जाए, Yes. पेपरलेस काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ Yes. आए। एक और चीज़ जो कि पाकिस्तान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत कम हो रही है मान, वो ये कि हम इंडिया में देख रहे हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पर हर चीज़ को पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई ऐप है, पेपॉल है या पेटीएम है, कुछ इस तरह के। पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान बहुत कम है। एग्जैक्टली आपने यहाँ पर एटीएम पे स्वैप किया नहीं, 5,000 7,000 कहाँ गए आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। फिर 2-3 किराना स्टोर पे जाके कुछ भी आपने लेना है, ब्रेड लेनी है, कुछ भी लेनी है, और वो आपका बिल को 300 350 का है, आप पैसे ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तानी मार्केट आप जितने भी CEO से पूछ लें, पाकिस्तानी मार्केट इज़ रियली डिफिकल्ट एंड मेजॉरिटी जो स्टार्टअप्स जो स्ट्रगल करते हैं वो ये कि बाहर के US का कोई यूरोपियन मॉडल बिजनेस मॉडल लाके इधर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ बेसिकली द मेन चैलेंज। तो सबसे पहले अब अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो बंदा पूछेगा इसमें मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो अगर उस बंदे का अगर उस चीज़ का जवाब नहीं है आपके पास, देन फिर आपकी कहानी खत्म कहीं के नहीं है। तो बेसिकली तो इस सवाल का जवाब हमारे पास है अभी के लिए, एंड देन इसीलिए कि हम टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्म करें अपने प्रोडक्ट को भी, हम यूजर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करते रहें, एंड देन हम पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हों या फिर ई-कॉमर्स की तरफ बच्चों का रुझान हो, ये तकरीबन खासा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। स्टार्टअप का स्कोप क्या है इस वक्त पाकिस्तान में अमान? मतलब यानी कि आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं और आपके साथ भी बहुत सारे दोस्त आपके मिलकर काम कर रहे होंगे। देखें, डेफिनेटली पाकिस्तान का फ्यूचर इन रिगार्ड्स टू स्टार्टअप्स इज़ रियली ब्राइट। अगेन टाइम टू टाइम स्ट्रगल्स होती रहती हैं, बट ये जो बैरियर जो है, क्लास बैरियर है जो पाकिस्तान के लिए, जैसे इसको पुश हम करेंगे तो इसके बाद डेफिनेटली स्टार्टअप्स जो इसके बाद जो न्यू स्टार्टअप्स आएंगे उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच अमान अपना वक्त देने के लिए। और गिलगित बल्तिस्तान से अमान है, बड़े यंग हैं, बड़ी दुआएं हैं इनके लिए कि इसी तरह की अच्छी अच्छी छोटी छोटी डिवाइसेस बनाते रहे जिसमें बिजली का ज़या भी ना हो, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों का काम हो जाए, और वो ऐसे सादा लोग अफराद जिनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है और फिर डेफिनेटली अगर वो दिन में 500 रुपये या 5,000 रुपये भी एक दिन की दिहाड़ी कमा लेना तो उनको तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। वो दिन एक नहीं चंद रातें उन लोगों के लिए गुजारना नामुमकिन हो जाता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून कैफे मार्केट। जी, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। और वैसे तो हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ना लिखना अक्सर लोग सीखते हैं, लेकिन जो मकामी ज़बान होती है वो थोड़ी हटकर होती है। और अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि लोग अमूमन जब अपने करीबी दोस्तों में बैठते हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं तो मकामी ज़बान में उन्हें बात करने में थोड़ी यूँ कह लीजिए कि कंफर्ट महसूस करते हैं। इसीलिए जब आप मकामी ज़बान में, जहाँ पे आपके लिए बात करना आसान हो जाता है किसी से, तो कुरान पाक को अपनी ही मकामी ज़बान में पढ़ना और उसे समझना शायद उससे भी ज़्यादा आसान हो जाता होगा। और यही वजह है कि आज हम पोटोहारी लैंग्वेज के बारे में बात इसलिए करते हैं, जो कि ज़्यादातर बोली भी रावलपिंडी में जाती है, मरी में जाती है, कश्मीर में, और हज़ारा बिरादरी जो है पोटोहारी ज़रा ज़्यादा बोलती है। राजा शरीफ शाह साहब हैं, इन्होंने पोटोहारी लैंग्वेज में कुरान पाक का माशाल्लाह तर्जमा किया है और ये तर्जमा मुकम्मल करने में उन्हें 4 साल लगे हैं। कैसा रहा है उनका खूबसूरत सफ़र और क्या सोचकर उन्होंने इस नेक काम में जो है वो सोचा कि मैं इस काम को करूँ। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि मैंने भी पहले भी कहा ना कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है पोटोहारी लैंग्वेज में, अगर आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें बात करना, तो फिर इसमें कुरान पाक का तर्जुमा लिखना, ये ख्याल कैसे आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को किसी काम के लिए चुनता है तो उसके दिल में ख्याल डाल देता है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं पहले सही बुखारी जो है, जो अहादीस की किताब है, उसका तर्जुमा मैं करना मैंने शुरू किया था। कोई 240 के करीब अहादीस जब हो चुकी तो मैंने ये सोचा कि ये जब मैंने देखा तो अहादीस की जो तादाद थी वो कोई, आपको भी पता होगा कि सही बुखारी की अहादीस जो है वो 7,000 से ज़्यादा है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि 7,000 अहादीस जो हैं इनका तर्जुमा करना, फिर इनको छपवाना, ये बड़ा इतना लंबा काम है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी इतनी होती है कि नहीं होती, और पता नहीं ये वो काम मुकम्मल होता है कि नहीं होता। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे पहले कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे जहन में भी उस ज़ात ने डाला कि जिसकी किताब है, जिसका कलाम है। और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके
तो ये जो कुरान पाक का तर्जुमा है मेरी मादरी ज़ुबान में पुठवारी में, ये मैंने करना शुरू किया। और मैंने इसके लिए रमज़ान शरीफ को चुना और रमज़ान की भी 27वीं शब को मैंने ये काम शुरू किया। अल्लाह का नाम लेके शुरू हो गया। और फिर मैं आपको वो सुनने वालों को, देखने वालों को ये भी बता दूं कि ये जो तर्जुमा है ये मशहूर आलिम दीन थे एक ज़माने में, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी, उनका जो तर्जुमा है उर्दू में, उसका तर्जुमा मैंने पुठवारी में लिया है। और उसकी वजह यह है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मीडिया से था, तो मैं रेडियो पाकिस्तान में सारी उम्र मैंने काम किया हुआ था, तो मुझे प्रोग्राम्स की हैसियत से, प्रोग्रामर की हैसियत से मुझे पता था कि मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब का ही वो वाहिद तर्जुमा है जो गैर मुतनाज़ा भी है और जो सारे पाकिस्तान में तमाम उसमें इदारों में, सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी इदारों में वो मुस्तनद है। तो इसलिए मैंने वो तर्जुमा जो है वो चुना। और फिर आप अंदाज़ा करें कि इस काम के लिए मुझे, ज़ाहिर है ये इतना लंबा काम है, इतना बड़ा काम था कि मेरे लिए ये बहुत ही मतलब अलार्मिंग भी था, चार्मिंग तो था ही था। फिर मैंने ये किया कि मैंने एक कोशिश ये की कि खा मैं कम करूं, खा मैं ज़्यादा करूं, मैं रोज़ लिखता था, मैंने नागा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता दरमियान में एक ऐसा फ़ेज़ भी आया कि जिस फेज़ में मेरी अहलिया बीमार हो गई और फिर हम उनको अस्पताल लेके फिरते रहे, फिर उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई। तो ये जो अरसा था दरमियान में, ये काम रुक गया। मैं घर में सारे घर जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरीके से डिस्टर्ब हो गया। लेकिन फिर मैंने इस काम को 11 पारे हो चुके थे जब ये काम मैंने जब रुक गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ देर के बाद जब ये मैं समझा कि अल्लाह ताला अगर मुझसे ये काम लेना ही चाहते हैं तो मुझे ये काम जारी रखना चाहिए, फिर मैंने दोबारा शुरू कर दिया। इससे पहले क्या कभी आपने किसी किताब का पोटोहारी लैंग्वेज में तर्जुमा किया, या ये पहली बार है कि आपने जब तर्जुमा किया तो वो कुरान पाक का ही है? तर्जुमा मैंने नहीं किया, मैंने इससे पहले पुठवारी की पहली लुगात तरतीब दी है और वो बहुत पहले मैंने दी थी जब मैं लिख रहा था, जब मैं रेडियो में प्रोड्यूसर था और प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं वो साथ साथ वो काम कर रहा था। और जब रिटायर हो गया मैं, तो उसके बाद फिर वो किताब की शक्ल में जो पहली पुठवारी लुगात है वो मेरी छप गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ये काम किया। एक और काम भी मैंने किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो ज़रबुल इमसाल होती हैं उर्दू में, हम उसको पुठवारी में खान कहते हैं। तो वो खान जो है वो मैंने इकट्ठे किए सारे पुठवार में, फिर के बूढ़े बूढ़ियों से भी पूछ के, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों से भी, अपने घर वालों से भी, कि जितने खान बोले जाते हैं हमारी आम ज़ुबानों में, ज़ुबान के इस्तेमाल में, तो वो मैंने इकट्ठे किए कोई 250 के करीब। और फिर मैंने उनका उर्दू में तर्जुमा और तशरीह की कि ये खान जो है ये किस किस मौके पे कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। ये मेरी दूसरी किताब थी जो 2017 में छप गई थी। उसके बाद फिर ये काम जो है कुरान पाक का, ये मैंने फिर शुरू किया, बल्कि उससे पहले शुरू कर दिया था 2016 में कि रमज़ान शरीफ में मैंने ये काम शुरू कर दिया था। और फिर चलता रहा कोई इस काम के लिए मुझे 4.5 साल का अरसा लगा। 4.5 साल के अरसे में 2020 के रबीउल अव्वल में ये काम मुकम्मल हुआ, तो अल्लाह ने किया, फिर वो छप गया। अभी जब मैं आपके बारे में अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रही थी तो मैंने उन्हें बताया कि 4 साल लगे हैं आपको पोटोहारी लैंग्वेज में कुरान पाक का तर्जुमा लिखने में। 4 साल एक बड़ा वक्त होता है, लेकिन अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी आप लिखते थे या वीकली, दिन में क्या टाइम, कितना वक्त लगता था एक आयत को लिखने में, एक रुकू को लिखने में? वक्त का ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि इस काम के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। और फिर ये ऐसा काम था कि जिसको मैंने, आप ये समझ लें कि मैंने फ़र्ज़ के तौर पे लिया हुआ था कि ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मैंने मुकम्मल करना ही करना है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता था कि अगर मुझे टाइम कम मिला तो मैं थोड़ा लिख लेता था, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने ये कोशिश की कि जो दरमियान में वक्फ़ा आया था उसके अलावा
मैं रोज़ लिखता था और लागा नहीं करता था, और कभी मैंने एक रुकू लिख लिया मिसाल के तौर पे, कभी 2 रुकू भी लिख लिए, टाइम मिल गया, कभी 3 रुकू भी लिख लिए, तो इस तरह होता था। लेकिन टाइम टाइम पे मुनसर है, कोशिश ये की कि इसमें गैप ना आए, इसमें टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। अभी मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रही थी कि 4 साल लगे आपको इस ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा लिखने में, तो रोज़ाना डेली बेसिस पे कितना टाइम निकालते थे आप तर्जुमा लिखने के लिए? मेरा ख्याल है तर्जुमा करते हुए मुश्किलात भी थी। मसलन ये कि कुछ जो मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने बड़ी ठेठ उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है वो, तो और उस ज़माने की उर्दू है वो, जो मेरे पास नुस्खा है वो 1948 का छपा हुआ है, तो उससे पहले का भी छपा हुआ नुस्खे लोगों के पास मौजूद हैं। तो ज़रा जो उर्दू है ज़ुबान, वो उर्दू ज़ुबान ख़ासी ज़रा जो है वो मुश्किल आप कह लें, या आप उसको ये कह लें कि बड़ी ठेठ उर्दू है। तो उसमें बाज़ अल्फाज ऐसे भी आते थे कि जहाँ पे मैं अटक जाता था, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती थी कि इसका एग्जैक्ट पुठवारी में तर्जुमा क्या किया जाएगा, क्या होगा। फिर मैं ये करता था कि बाज़ औक़ात ये भी होता था कि मैं रुक गया ना अगर किसी जगह पे, तो फिर मैं वो छोड़ देता था उस दिन, और फिर जो पुठवारी जानने वाले लोग हैं, जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, जो घर वाले लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे फिर मैं मशवरा करता था कि ये लफ्ज़ जो है इसका एग्जैक्ट सही पुठवारी तर्जुमा क्या होगा। पुठवारी जानने वाले लोगों से मैं फिर मशवरा करता था। ये मुश्किल आई थोड़ी कभी कभार कोई किसी लफ्ज़ के लिए, और गो मेरी ज़ुबान जो है वो पुठवारी है, मेरी बाजी ज़ुबान है ये, लेकिन इसके बावजूद भी बंदे को कहीं ना कहीं तो होता है ना कुछ हो जाता है, तो मैं वो मुश्किल जो है वो इस तरह हल कर लेता था। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि दुनिया भर में पाकिस्तान समेत कई मकामी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन उसके रस्मुल ख़त जो हैं वो मौजूद नहीं होते, और लोगों के लिए उसके लिए निशानदेही करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पोटोआरी लैंग्वेज का रस्मुल ख़त आपको आसानी से मिल गया था, या किसी से आपने कोई पूछा, मदद ली आपने, या किसी ने आपको बताया हो कुछ उस बारे में? ऐसा है कि पुठवारी का अपना रस्मुल ख़त जो है वो कोई नहीं है, तो हम जो है उर्दू के जो लफ्ज़ हैं और हर्फ जो हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमने ये कोशिश की कि मिसाल के तौर पे कुछ मैं अगर आप कोई अपने देखने वालों को जो पुठवारी जानते हैं उनको अगर मैं कोई मिसाल दूं कि मिसाल के तौर पे पानी, तो जब हम लिखते हैं तो अगर उर्दू में लिखा जाएगा तो पानी लिखा जाएगा। हम फिर ये करते हैं कि हम पानी चूँकि नहीं बोलते, हम बोलते हैं पानी, तो फिर हम पानी लिखते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ती है, हरूफ वही हैं। हम फिर पे अलिफ पा, नून रे, ये और नून गुन्ना, ये हम बोलते हैं और लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये पानी हो जाता है। इसमें ये इतनी ही तब्दीली है, लेकिन जो हरूफ हैं, जो हरूफ ताजी हैं, वो उर्दू वाले ही हैं, उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वो जो है वो उर्दू के ही अल्फाज हैं, उर्दू के ही हरूफ हैं, लेकिन उनको जब हम अपनी ज़ुबान में खाना, मिसाल के तौर पे हम खाना कहते हैं, तो खाना नहीं कहते। जो खाना है वो नून अलिफ ना है खाना, तो हम अपनी ज़ुबान में खाना कहते हैं, तो वो जब खाना कहते हैं तो फिर नून अलिफ ना नहीं लिखते, नून रे अलिफ ला नून गुना लिखते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, हरूफ वही हैं। अच्छा, तर्जुमे के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन तर्जुमा लिखते लिखते क्योंकि अब रस्मुल ख़त भी आपके पास आ गया, तो आपको कभी शायरी कहने का, पोटोहारी लैंग्वेज में शायरी लिखने का भी मौका मिला? किसी ज़माने में उर्दू में कहा करता था, बड़ी पुरानी बात है, तो वो छोड़ दिया, रेडियो में आया तो छोड़ ही दिया वो काम। तो शायरी जो है वो पोटोहारी ज़बान में मैं नॉर्मली मैं कोई नहीं करता। नसर में मेरी अब तक अल्लाह के करम से कुरान पाक के बाद, कुरान पाक से पहले 2 किताबें आई थी, और उसके बाद नसर में फिर मैंने कोशिश की और कुछ तराजम और कुछ जो तबाज़ात हैं वो लिखी। तो वो अब तक कुरान पाक को शामिल करके तो मेरी अल्लाह के फ़ज़ल से 10 किताबें आ चुकी हैं, 10 हैं।
उनमें आप देखें मौलाना रूम जो थे, जलालुद्दीन रूमी, अल्लामा इकबाल के रूहानी उस्ताद, उनकी जो हिकायात हैं उनका मैंने पटवारी में तर्जुमा किया और वो छप गया। फिर इसी तरह शेख सादी की हिकायात हैं, बहुत सारी हैं, शेख सादी की हिकायात का मैंने पटवारी में तर्जुमा किया तो वो भी छपवा दिया, वो भी छप गया। फिर मैंने ये कोशिश की कि जो अगर पटवारी को किसी सतह पे भी, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, किसी सतह पे भी अगर दरसी ज़बान का दर्जा दे दिया जाए, अगर स्कूलों में उसको पढ़ाना हो, तो उसके लिए 2 काम मैंने किए। एक तो मैंने पटवारी का कायदा तरतीब दिया, जैसे हम पहली में आते हैं तो कायदा पढ़ते हैं अलिफ अनार बेबकरी, तो वो इस तरह का एक कायदा पटवारी ज़बान में मैंने तरतीब दिया, वो भी छपवा दिया। इसी तरह एक ग्रामर जो है, वो जो ज़बान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ग्रामर है, और वो पटवारी की एक ग्रामर मैंने तरतीब दी और वो भी पटवारी में छाप दी। क्योंकि अगर अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम जब नहीं होंगे इस दुनिया में, तो ये तो दुनिया का निज़ाम है ना, तो वो उसके बाद भी किसी को ज़रूरत पड़े तो कम अज़ कम जब भी स्कूलों में ज़रूरत पड़े तो वो कोई ना कोई नमूना मौजूद हो, कोई ना कोई सैंपल मौजूद हो, तो वो ग्रामर जो है वो मैंने तरतीब दी और वो भी छपवा दी। वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं साथ लाया हुआ हूँ। इसी तरह दुआएं जो हैं, मैंने ये सोचा कि ये जो दुआएं, मसनून दुआएं हैं और कुरानी दुआएं हैं, इनका तर्जुमा पटवारी में किया जाए। फिर मैंने वो पटवारी में तर्जुमा किया और वो एक छोटी सी किताबचा जो है वो मैंने छपवा दिया। वो दुआएं हैं सारी की सारी, जो कुरान की दुआएं हैं, जो मसनून दुआएं हैं, उनका पटवारी में तर्जुमा मैंने किया। मैंने कहा, सोचा कि चले कोई पटवारी जानने वाला, कोई पटवारी पढ़ने वाला, जब भी कोई कभी किसी के हाथ लगेगा वो दुआओं वाला किताबचा, तो वो दुआ जो है वो पटवारी में दुआ पढ़ लेगा। तो इस तरह के काम मैं लगा रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। और डेफिनेटली पोटोहारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पंजाबी लैंग्वेज और उर्दू के भी कुछ अल्फाज इसमें शामिल होते हैं, लेकिन तर्जुमा करना 4 साल का अरसा, और अल्लाह ताला मज़ीद आपको इस तरह के नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। और डेफिनेटली ये कोई भी जब इस किस्म का इनिशिएटिव लेता है या किसी काम को करने की ठान लेता है, तो ये एक मोहब्बत होती है, एक अक़ीदतमंदी होती है आपके रब के हुजूर। आपका एक यूँ कह लीजिए कि आप खुद से कुछ करना चाह रहे होते हैं कि अच्छा चलो मैं ये चीज़ करके देख लेता हूँ, तो इसमें सिर्फ खुदा की रज़ा और उसकी खुशनुदी होती है, दुनियावी मामलात से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। समुंदर पार हमारे पाकिस्तानी क्या काम करते आए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में हमारा आपसे वादा रहता है कि हम आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे और जानेंगे कि वो ये कारनामे कैसे सर अंजाम देते हैं। तो पाकिस्तान के एक नौजवान हैं जिन्होंने ग्रीस में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इशराक नज़ीर उनका नाम है, जिन्होंने पाकिस्तानी परचम को यूनान में लहराने का मुनफरिद काम किया। अब पाकिस्तान की जो 75वीं यौम आज़ादी है, इस मौके पर वो समंदर की गहराइयों में गए और फिर हमने ये देखा कि यूरोप में पहली बार सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया। 75 मिनट जो है वो ओशन एजीन है उसके अंदर उन्होंने गुजारे हैं और 75 मीटर ही उस ओशन की गहराई है। 2019 में जश्न आज़ादी के मौके पर स्काई डाइव की और 14,000 फीट की बुलंदी से पाकिस्तानी परचम के साथ यूरोपीय फ़िज़ा में पहली बार पाकिस्तानी झंडा लहराया। वेरी गुड मॉर्निंग इशराक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो जो हिम्मत हौसला है वो पैदा करना चाहिए और मुहिब्बे वतनी जो है इसमें सबसे पहले होनी चाहिए ये कारनामा करने के लिए। तो मैं 2017 में जब से ग्रीस में मुकीम हूँ तो मेरे अंदर बस एक ही ये मेरा ख्वाब भी है और सोच भी है और जज्बा भी है कि मैं अपने जश्न आज़ादी के मौका पर कुछ ना कुछ मुनफरिद अंदाज से जो है वो अपने जश्न आज़ादी को मनाऊं। 2019 में मैंने स्काई डाइव की, तब पूरे यूरोप में मैंने सर्च किया पहले कि यहाँ काम किसी ने किया है या नहीं किया। यूनान या यूरोप में किसी ने किया या नहीं किया। मैंने काफी ढूंढा
तो सर्च की इस पर, लेकिन किसी ने नहीं किया हुआ था, तो मैंने वो किया स्काई डाइव विद द पाकिस्तानी फ्लैग। और ये 14 फीट बुलंदी से आपने 75 मिनट रहे हैं इस ओशन के अंदर, और 75 मीटर ही इसकी गहराई है, राइट? ये मैं स्काई डाइव की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। जी। स्काई डाइव की तब भी पाकिस्तान का परचम जो है, सब्ज हलाली परचम पहली बार फजा में लहराया था। तो अभी जो स्क्यूबा डाइव की है हमारी 75 हमारे मुल्क को हो गए बने हुए। सो इस हवाले से मैंने देखते हुए 75 मिनट जो है वो समंदर के गहराइयों में रहा और 75 मीटर गहराई में गया। सो तो मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से आपके दो कारनामे हुए, एक आपका स्काई डाइविंग के थ्रू आपने पाकिस्तानी परचम लहराया, दूसरा आपने समुद्र की गहराई में जाकर पाकिस्तानी परचम को लहराया। जी बिल्कुल, और ये यूरोप में पहली बार हुआ है। ओह नाइस। तो ये ख्याल कैसे जहन में आते हैं कि मैंने ये इतने इंटरेस्टिंग कुछ चीजें करनी है और क्या कहते हैं पाकिस्तान का नाम बाहर भी रोशन करना है? ये ख्याल जहन में मैं शुरू से ही अपने सब्ज हलाली परचम से बहुत ही प्यार करता हूँ। सो दैट्स इट, कि बस मेरा दिल होता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा मुनफरिद करूँ, पूरी दुनिया देखे और सोचे कि ये कैसे हो गया। और ये मुहिब्बे वतनी में, मतलब कि मैं काफी हद मुहिब्बे वतनी की हद भी पार कर चुका हूँ। वैसे भी जब हम पाकिस्तान से दूर होते हैं तो हमें अपने मुल्क का एहसास और उसके जज्बात जो हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं। फिर हम अपने वतन को याद भी करते हैं, स्पेशली जब जश्न आज़ादी का मौका, क्योंकि पाकिस्तान में तो शायान शान तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस वक्त हमें बाहर के ममालिक में हम उस जश्न को मिस कर रहे होते हैं। अच्छा इशराक, मैराथन रेसेस भी आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। पाकिस्तान में हमने आज तक इस तरह की कोई मैराथन रेसेस देखी नहीं है, लेकिन आप वहां पर ग्रीस में इन मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरफ ख्याल कैसे? वैसे तो एथलीट के लिए यही होता है कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन इस तरफ पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान में इसका ना होना, जरा इस पे बात करें। इस पे बात ये है कि मैं सब कुछ अपनी एनर्जियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि हर काम में जो भी मैं करूं उसमें मुहिब्बे वतनी नजर आए, उसमें मेरा सब्ज हलाली परचम नजर आए। सो इस वजह से फिर मैं हर काम में मैंने मैराथन रेसे जो है वो उनमें काफी नंबर्स हासिल किए, उनमें भी मैंने पाकिस्तानी परचम को सबसे पहले रखा। जबरदस्त। नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या करना है आपने पाकिस्तान के लिए, और कब करना है? क्या वो भी इंडिपेंडेंस डे पर होगा? नहीं, नेक्स्ट सरप्राइज है, मैं इंशाल्लाह 23 मार्च को दूंगा। 23 मार्च को, ओके। लेकिन इसमें हमें ये बताएं कि वैसे भी 23 इतनी भी ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 महीने हमें थोड़ा सा स्टे करना होगा। कोई थोड़ा सा हिंट के, एक तो आपने स्काई डाइव कर लिया, एक आपने स्कूबा कर लिया, पानी और हवा के अलावा अब जमीन रह जाती है, अब क्या कुछ जमीन पर होने वाला है? पानी और आसमान के दरमियान में कुछ होने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जमीन और आसमान के दरमियान में कुछ होने वाला है, और इंशाल्लाह ये भी मुनफरिद अंदाज होगा जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। जमीन और आसमान के दरमियान, ऐसे ये तो आपने खैर हमें भी सस्पेंस में डाल दिया है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आप टर्की में होते हैं कि चलें वो आप हॉट एयर बैलून में चढ़ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बट एनीवेज, बेस्ट विशेस आपके लिए इशराक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और पाकिस्तान का नाम आप दुनिया भर में जहां भी रोशन करना चाहते हैं वो पाकिस्तानी परचम आप बुलंद करते रहिए। और अभी भी जमीन और आसमान के दरमियान, यार ये मुझे पहाड़ लग रहा है, मैं तो सिर्फ तुक्के लगा सकती हूँ, तो आप लोग भी तुक्का लगाइए और देखिए कि इशराक आने वाले दिनों में हमारे लिए, आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं। और पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज होगा। चलें हम उस सरप्राइज का वेट करते हैं और अपने व्यूअर्स को भी सोचने का मौका देते हैं कि आखिर आसमान और ज़मीन के दरमियान कौन सी ऐसी जगह बसती है जहां पर इशराक कोई कारनामा करके दिखाएंगे। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने एक नए मेहमान से आपको मिलवाएंगे और देखते हैं कि वो मेहमान कितने इंटरेस्टिंग है और आज उनके साथ हम किस बारे में गपशप लगाने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही, लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली किन किन अवामिल पर असरअंदाज हो रही है, कहाँ कहाँ पर हमें इफ़ेक्ट कर रही है, उसका एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर।
और वहाँ पर अगर हमें पाकिस्तान में पानी की कमी का सामना करना पड़े, बहुत सारी सब्जियों की पैदावार के हवाले से, बहुत सारे फलों की पैदावार के हवाले से, तो एक सवाल निशान उठता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी और हमारी मईशत का इन्हिसार हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर होता है। ऐसे में हम अपने पानी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, और वो पानी जो कि बाज़-औक़ात हमारे लिए जानलेवा साबित होता है और जिसका ना होना हमारे लिए बाइस तकलीफ़ होता है, लेकिन उसका होना वो भी हमारे लिए बाइस तकलीफ़ हो जाता है। तो उस पानी को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमारे फ्लड इफेक्टीज़ किस हद तक पानी से मुतासिर हो रहे हैं। पानी तो है लेकिन पानी गंदा है, इसके साथ साथ पानी मौजूद है लेकिन वो पानी किस तरह से खेतों को सैराब किया जा सकता है, या फिर इस तरह से कोई ना कोई डैम्स बनाए जाएं या स्टोरेज प्लांट्स ऐसे बनाए जाए कि जहां पर उस पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके और मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर DG वाटर एंड सैनिटेशन एरा जनाब ज़हीर गुरदेज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो मैं मौजूदा सूरत हाल पर आती हूँ, फिर हम मुस्तक़बिल का अहाता करते हैं, क्योंकि अभी हालिया जो सैलाब आया पाकिस्तान में, तवातुर के साथ बारिशें हुई और देखा नहीं गया, कोई एक नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं था कि हम अलर्ट हो जाते कि इस हद तक तबाहकारियाँ होने वाली हैं, तो उनसे भी कैसे बचा जाना चाहिए और उस पानी को ज़ख़ीरा कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं कि बारिश हो जाती है लेकिन वही बारिश हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। अगर हम इसकी वाटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये कहीं पे हमारे लिए ज़हमत बनेगी अगर ज़्यादा हो गई, और अगर बारिश नहीं होगी तो फिर उस वक्त हम मुश्किल का शिकार रहेंगे, और ड्राउट सीजन में अक्सर ये चीज़ें देखने में आती है। तो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन जो है ना, और वाटर मैनेजमेंट, उस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एस्पेक्ट जो हमें करने की ज़रूरत है। और नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 की जो है ना, वो बड़ी क्लियरली मेंशन करती है कि हमें इसको क्लाइमेट चेंज की जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं और जो क्लाइमेट चेंज है उसको हमने मैनेज करना है। अभी जिस तरह से आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में ये सैलाब की सिचुएशन बन गई, आप जैसे कह रही हैं कि हमें इंफॉर्मेशन तो हमें है, अर्ली वार्निंग लेकिन प्लानिंग नहीं है हमारे पास, उसका फुकदान है जी, लेकिन उसकी मैनेजमेंट का हमें जो ना वो फुकदान है कि हमने कैसे मैनेज करना है उसको, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जो अक्सर आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, और उसमें बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। और हार्वेस्टिंग जैसे मैंने पहले भी एक दो मरतबा आपके प्रोग्राम में जिक्र किया कि हार्वेस्टिंग जैसे हम से आज फसल है, गंदम है, चावल है, और हमारी जो क्रॉप्स हैं वो आज हम जो है वो काटते हैं, चूंकि आज हमारे पास हो रही हैं तो अगले 6 महीने के लिए, साल के लिए हम जखीरा करते हैं। सेम यही है कि जब बारिशें होती हैं तो आपने फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व करना है। तो अगर हम उस तरीके से प्रॉपरली अगर ये मैनेजमेंट हम ये करते रहें, और हमने इसके एक पायलट प्रोजेक्ट हमने, आपने अभी जिक्र किया कि मैं वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम एरा को मैं देख रहा था, तो अर्थक्वेक 2005 के बाद चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि बिल्ड बैक बेटर, हर एक सेक्टर में एजुकेशन था, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन थी, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि जो कुछ हमारा तबाह हो गया, जो कुछ हमारा नुकसान हो गया, उसको बेहतर तरीके से हम दोबारा रिहेबिलिटेट करें। तो वाटर एंड सैनिटेशन में उस वक्त हमने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो बड़ी एक अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग सर, ये क्या मंसूबा था, किस तरीके से आप लोगों ने इसे प्लान किया था, और उस पर अभी भी क्या काम हो रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तरीकेकार को? जी, उसमें बेसिकली ये इसमें जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट आता है, मैं अगेन दोबारा कि हमें एक प्रमोशनल एक्टिविटीज की तरफ जाना होगा, हमें अवेयरनेस की तरफ जाना होगा कि हम किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 3 मेजर तरीके हैं आपके। एक है कि आप अपने घर की छत से पानी ले लें, जो अपने घर की। अच्छा, मतलब आप मतलब ये नहीं कि घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज के लिए भी अपने घर में उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ हम बड़े पैनल की बात नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, जहाँ पे आप अगर देखें कश्मीर का एरिया है, मरी का एरिया है, हजारा का इलाका है, नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, इस तरह के बलूचिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, जहाँ पे
रेनफॉल आपकी अच्छी खासी होती है। आप अगर मरी में चले जाएं तो देखें कोई होटल वाले या बाकी लोग कहते हैं कि जी जरा पानी एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पानी की तकलीफ और सर इसमें बहुत बड़ी मिसाल हम अपने अर्बन एरियाज की अगर ले लें तो वहाँ पर ये कराची है जहाँ पर बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पानी आपको पता है फिर जिस तरीके से लोगों के लिए वबाले जान बनता है, और फिर उसके बावजूद किल्लत रहती है साफ पानी की। तो हर घर अगर अपने छत पे सिंपल सिस्टम लगाना है, ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। सही। अगर इंडिविजुअल घरों के ऊपर, जैसे अभी फ्लड का सिचुएशन है, आप देखें 2 महीने पानी खड़ा रहा वहां पे, पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल का पानी नहीं है। लेकिन अगर छत पे सिस्टम लगा होता तो आप वो रूफ टॉप से जो पानी आ रहा है वो क्लीन वाटर है, वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए हमें अभी मेरा ख्याल है इस सैलाब ने हमें अलर्ट कर दिया हुआ है कि हम इसको अब पॉलिसीज तो हमारी मौजूद हैं, बाई लॉज मौजूद है, इवन इस्लामाबाद के अंदर आपके बाई लॉज मौजूद हैं कि एक सर्टन एरिया का जो घर होगा, मेरा ख्याल है 1000 स्क्वायर से फीट से ज्यादा का जो घर है वो मैंडेटरी है उसके ऊपर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, इसलिए कि सीडीए का पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्रीटेड वाटर है, वही हम वॉशरूम में यूज कर रहे हैं, वही कार वॉश के लिए यूज कर रहे हैं, वही हम अपनी गार्डनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो तो वी आर जस्ट वेस्टिंग। अच्छा ज़हीर साहब, अगर हम बड़े पैमाने पर इस बात का अहाता ना भी करें, अभी जैसे हमने सीडीए का हवाला दिया, हम सिर्फ अगर इस्लामाबाद की ही बात कर लें, क्या लगता है आपको इस्लामाबाद में रहने वाली कितनी % आबादी ऐसी है जो कि अवेयर है, और सीडीए समेत जो दीगर हमारे मुतल्लिका इदारे हैं वो इस क्या कहते हैं सिस्टम के थ्रू काम करके पानी को स्टोर कर रहे होंगे? मेरा ख्याल है अभी काफी हद तक अवेयरनेस आ रही है इस चीज के ऊपर। हमारा जो पर्टिकुलर जिस प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया उसके अंदर भी हमारा जो मेजर चंक था, मेजर जो पार्ट था वो था प्रमोशनल एक्टिविटीज का। उसमें हमने यूनिवर्सिटीज के साथ भी हमने लिंक अप किया था, हमने सीडीए को, वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स को भी कनेक्ट किया था। लेकिन इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसको बार बार जिस तरह से अभी आप भी प्रोग्राम कर रही हैं और इसको मैं समझता हूँ कि मीडिया के थ्रू इसको हमें जरूरत है कि हमें ईच एंड एवरी ड्रॉप को मैनेज करना है बेसिकली। और इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन 1200 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, और मरी में जाएं तो 1750 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। और मरी का तो हमने उस वक्त बहुत अच्छा एक पूरा प्रोग्राम बना के हमने अर्बन यूनिट पंजाब को भी दिया था, प्लान करके दिया था कि मरी के अंदर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर के ऊपर कर दी जाए तो मैक्सिमम सिर्फ 1 से 1.5 महीना आपको पाइप का पानी चाहिए, अदरवाइज पानी की सारी जरूरत रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ टॉप से ले सकते हैं। ओके। अच्छा सर, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएगा, हम जब सिस्टम की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, अब लोगों के ज़हनों में एक सवाल भी है कि ये काम होगा कैसे? आया कि ये कोई प्लांट है, कोई मशीन नस्ब की जाएगी, क्या किया जाएगा, ये काम होगा किस तरह से, स्पेशली अगर मैं घरों से ही स्टार्ट लूँ तो? जी, घर के ऊपर तो ना कोई प्लांट लगाना है, ना कोई आपने मशीन लगानी है। इट्स सो सिंपल। अगर आप मुझे जूम के ऊपर आपकी टीम अगर कहीं पे मुझे कनेक्ट कर सके, मुझे शेयरिंग की इजाजत दे, तो मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिसके ऊपर जो हमने जरूर कर दीजिए ताकि हम लोग बिल्कुल ये अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकें। जी, अगर जो है ना ये मेरा ख्याल डिसेबल किया हुआ आपके, तो बड़ी सिंपल है कि आप देखना, आप अगर इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, किसी शहर की मिसाल ले लें, हर घर के ऊपर आपने देखा होगा कि पाइप लगे होते हैं रेन वाटर की ड्रेन आउट करने के लिए। जी। आपने देखा होगा कि हर घर के ऊपर वो ड्रेन आउट करने के लिए पाइप लगे। बिल्कुल। हमने उन्हीं को कनेक्ट करना है और उसको स्टोर करना है पानी को। सिर्फ ये होता है कि उसमें हमने फिर फिल्ट्रेशन सिस्टम का बड़ा सिंपल फिल्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, विच इज कॉल्ड फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर, कि आपकी घर की छत के ऊपर अगर कुछ अर्सा बारिशें ना हो तो डस्ट, डर्ट या पत्ते वगैरह जमा हो जाते हैं, तो वो पहली जो फ्लश होती है, पहली बारिश होती है 5-10 मिनट की, तो वो गंदा होता है पानी। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा वाटर टैंक डिजाइन किया कि पहली जो 5-10 मिनट की बारिश हो वो उसमें चली जाए, उस डर्ट और जितना भी गंदा पानी होगा उसमें चला जाएगा, और उसके बाद रिलेटिवली क्लीन वाटर जो है ना आपकी मेन स्टोरेज के अंदर चला जाएगा। दी वाटर कंजर्वेशन रूफ टॉप तो सिंपलेस्ट वे है। और इसी तरीके से आप देखें, गांव की सतह पे जाएं, इलाके आप शहरों के से बाहर जाएं, तो आपको अभी आप एग्रीकल्चर की बात कर,
तो स्मॉल स्केल के ऊपर अगर आप इन पहाड़ी इलाकों में जाएं तो पुराने जमाने में हर गांव में एक पौंड होता था, छप्पर बिल्कुल जिसको बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते थे, सारे माल मवेशी पानी पीते थे, हाँ जी, एग्रीकल्चर हाँ जी, के लिए हाँ जी। वहां से पानी यूज होता था। वो क्या था? वो वाटर कंजर्वेशन के लिए। ओके, सो वी नीड टू रिवाइव दैट वंस अगेन। सही, मतलब इनके रवायती तरीके हैं लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे बड़ा बेहतर उसको और तरीके से बेहतर किया जा इस्तेमाल में सकता है, उसकी बिल्कुल लाया जा क्वालिटी को सकता है। इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके अलावा एक चीज है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बेसिकली। अब आप ये चीज आपके इस्लामाबाद वाले एरिया में, इस्लामाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, जहाँ पे आप मुसलसल हैंड पंप्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी, जमीन के अंदर जो पानी है उसको एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो बारिशें होती हैं, अब आपने और हमने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली, इतनी रोड्स, बिल्डिंग्स और ये सारी पेव्ड कर दिया सारा इलाका, कि जो बारिशें होती थी और जो पानी जमीन के अंदर जाता था, अब वो जमीन के अंदर नहीं जा रहा बल्कि वो फ्लश आउट होकर निकल जाता है और वही सैलाब का की शक्ल इख्तियार करता है और ड्रेनेज का इशू हमारा बनता है। तो उसके लिए हमें अब चाहिए कि उसके लिए हमें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हम करें। और वो थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज है जिसके ऊपर मुझे अभी पता लगा था कि शायद CDA ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट जो ना वो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के साथ मिलके नाउ दे आर डूइंग दैट। और इसको बेसिकली लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाने की जरूरत है। तो बिल्कुल आप इसको यूं देख लीजिए कि हाउस होल्ड लेवल पे करने की जरूरत है, आपको कम्युनिटी लेवल पे करने की जरूरत है, बिल्कुल आपको रीजनल लेवल पे करने की जरूरत है, और नेशनल लेवल पे आपके बड़े डैम्स की भी जब हम बात करते हैं, आप इवन अलोंग द रिवर जो है आप छोटे छोटे पॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जो ये फ्लडिंग हो रही है तो ये गॉर्जेस हर जगह पे मौजूद है, कहीं ना कहीं पे आप उन गॉर्जेस को यूज कर सकते हैं कि जी वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग, वो वाटर कंजर्वेशन कर दी जाए, जो आपको ड्राई स्पेल में फिर काम आएगा। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर गुरदेसी साहब अपना वक्त देने के लिए। आप फॉर्मर DG वाटर एंड सैनिटेशन एरा रह चुके हैं और खुराक, पानी, हवा, ये तीन चीज़ें ना हो तो इंसान तो क्या चुरिंद परिंद भी जिंदा नहीं रह सकते। और हम जब बात करते हैं माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से तो उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बचते हैं, हमने इन तमाम के कहते हैं अल्लाह ताला की मखलूक का भी ख्याल रखना होता है। और फिर एक इसमें जब हम रेन हार्वेस्टिंग की बात करें, रेन ग्राउंड हार्वेस्टिंग की बात करें, तो दोनों हर लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने घरों की हद तक भी पानी को बचाना है, रिस्टोर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि पानी का ज़िया जो है उसको कम किया जा सके और उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। और अगर जिस तरह से सर भी बात कर रहे थे, बहुत सारे तो उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ गिरवाए ही, लेकिन अर्बन एरियाज़ में मैंने जिक्र किया कराची का, तो मैं खुद कराची की रेजिडेंट रही हूँ 1 से 1.5 साल के लिए। वहाँ पर मैंने देखा है कि 7-7 हज़ार रुपये में, 8-8 हज़ार रुपये में मैंने 2017 में टैंकर्स जो हैं वो लिए हैं। मैं नहीं जानती कि अब वो टैंकर्स कितने में वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो पानी स्टोर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने का, शऊर देने का हमारा मकसद यही है ताकि आप लोग अपने कम वसाइल को बुरुए कार लाते हुए इन चीज़ों को जो है वो बचा सकें। मुझे बढ़ने एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होंगी इंटरेस्टिंग सी मेहमान के साथ जो कि स्टूडियो में मुझे नज़र भी आ रही है और उनसे काफ़ी दफ़ा मैं मिल भी चुकी हूँ। आपको मिल बात इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, कैफे बारगला जी। तो वेलकम बैक और अब बात कर लेते हैं कुछ बच्चों के हवाले से। बड़ों के हवाले से तो हमने बहुत सारी बातें की हैं और आगे भी चलकर करेंगे, लेकिन जब तक बच्चों के हवाले से कोई सेगमेंट ना हो तो मेरे ख्याल से अधूरा सा लगता है वीकेंड। और आज जब हम लोग बात करेंगे तो उनके मज़े मज़े के कार्टून्स के हवाले से हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सेगमेंट पे, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही कार्टून्स बनाने का बड़ा शौक़ होता है। और मेरे ख्याल से जब वो स्कूल्स में होते हैं तो उनका कोई जो एक फेवरेट वो होता है ना पीरियड स्कूल में, वो होता है उनका ड्राइंग का सेगमेंट। तो वहाँ पर कलरिंग करना, कुछ मज़े मज़े के कैरेक्टर्स बनाना, गो कि हम लोग स्टार्ट ही किसी न किसी शेप से लेते हैं या फिर किसी न किसी फल से, फूल से, सब्जी से लेते हैं। लेकिन ये जो कार्टूनिस्ट की एक यूँ कह लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है, एक प्रोफेशन है, ये बहुत वास्ट है, बहुत फैला हुआ है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आज तक हमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। और एक कैरेक्टर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, कार्ड्स भी यूज़ किए होंगे, वो कैरेक्टर है गोगी का। अब वो गोगी है कौन?
कि वो वाकई एक छोटी सी बच्ची है या फिर कोई एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके दिल में वो बच्ची बसती है। ये कैरेक्टर किस तरह से लोगों को मोटिवेट करता है, किस तरह से लोगों को पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग पढ़ कर, चाहे हमारे साइंस सब्जेक्ट्स हों, चाहे हमारे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हों, ये सब्जेक्ट्स पढ़ के ना हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो इस किस्म के सब्जेक्ट्स में किस किस्म के करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा कर हम लोग बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। और वो गोगी का कैरेक्टर आज एक शख्सियत की सूरत में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निगार नज़र साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपका क्या? बिल्कुल ठीक ठाक। जब भी आपसे मुलाकात होती है माशाल्लाह हमेशा से फ्रेश और हंसता मुस्कुराता चेहरा अल्लाह ताला आगे भी ऐसे रखे, क्योंकि आपका काम ही बच्चों के चेहरों पे बिलखुसूस मुस्कुराहटें बिखेरना है। इस बार क्या नया करने जा रही है गोगी? इस बार बच्चों से हटकर बड़ों के लिए बना रही हूँ जी। ओके। और उसमें ये हुआ है, अगर हम रीसेंट वो देखें काम, तो उसमें जापानी लोग लिखते हैं हाइको पोइट्री। हाइको पोइट्री, हाइको ये क्या है? ये 4 सत्रों पर मबनी पोइट्री है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब पाकिस्तानीज़ ने भी एक ऐसा एसोसिएशन बनाया है जिसमें वो हाइको पोइट्री को लिखते हैं, तख्लीक करते हैं और उसको फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके। तो हाइको पोइट्री में मैंने सोचा कि क्यों ना तहरीर के साथ तस्वीर भी हो जाए। क्या मैं, मेरे पास क्योंकि आपका बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, ये है हाइको पोइट्री? जी बिल्कुल। ज़रा ये कैमरा थोड़ा सा इसको दिखाए और ये है ये इसकी जो तहरीर है ना, वो है ठंडा ठिठरा बाग। अब बाकी आप पढ़ के बताएं। अच्छा, ये है ठंडा ठिठरा बाग, सजा सुकड़ा सा एक चांद और झींगर का साज जी। और आगे नहीं समझ आ रहा मुझे। ये है झींगर का साज और ये तबाजाद है शहाब। और तो ये है हमारी हाइको पोइट्री पर पोइट्री, तहरीर और तस्वीर। ओके। और फिर इसके ऊपर मबनी करके उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस और आर्ट स्कूल्स को इनवाइट किया कि आप भी हाइको पोइट्री पढ़ें और उस पर अपनी ख्यालात का इजहार तस्वीर से करें। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, फिर एक और चीज़ आई सामने, एक नई चीज़ है मेरे लिए, तो नई हैं साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। ओके, वो भी कुछ काम आपका मेरे पास मौजूद है। तो वो डेटा साइंटिस्ट जो है ना, उनका एक गेट टुगेदर कन्वेंशन हो रहा था जिसमें बाहर से उनके 3 एक्सपर्ट्स आने थे। तो उन्होंने कहा जी आप ये तो सारा वक्त दे आर कंप्यूटर गीक्स लगे रहते हैं, बस कंप्यूटर, तो आप आके कुछ इसको अपने जाविये से तस्वीरी शक्ल दीजिए, तो कार्टून्स बनाइए। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो फिर इसी से शुरू करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट होते कौन है, क्या करते हैं, कौन सी साइंस है ये। हाँ। तो उस पर फिर वो वाली मैंने कार्टून बनाया। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें इसकी इन कार्टून्स की जो स्पेशलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट सी है। ये एक कैरेक्टर है जिसको यहाँ 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि बनाए गए हैं और इसके साथ जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो इसके थ्रू हो रही है। exactly. और जब हम लोग इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे, तो ये देखिए ये मैसेज डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा लेफ्ट करना मैंने। तो वो पूछ रही है, आर्टिस्ट फ्रेंड है गोगी की, और वो कह रही है कि व्हाट इज अ डेटा साइंटिस्ट। तो वो क्या जवाब दे रही है? अ पर्सन हु स्पेंड्स 80% ऑफ हिज टाइम प्रिपेयरिंग दैट कॉल डेटा। जी। तो फिर पूछती है अगला जो ये ट्रांसपेरेंसी है, अगले ट्रांसपेरेंसी में वो ये पूछ रही है कि व्हाट अबाउट द 20%? 80% तो ये हो गया ना कि डेटा साइंस को आप रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए ये पेपर वही है और अब इस वाले पेपर पर दूसरा जवाब लिखा है और यहाँ पर जवाब है। आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये कह रही है कि व्हाट अबाउट द 20% जो बाकी टाइम है, तो वो कहते हैं कंप्लेनिंग अबाउट प्रिपेयरिंग डेटा। तो फिर वही हो गया ना, डेटा प्रिपरेशन डेटा। अच्छा, फिर एक और है कार्टून। अच्छा, अच्छी खासी इसकी फीस होती है और बड़ी इंटेंस पढ़ाई होती है और फिर ये उस लेवल पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे डेटा साइंटिस्ट, जिस लेवल पे उनको फिर बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट इस किस्म की कंपनीज जो है एंगेज कर लेती हैं। तो ये डेटा साइंटिस्ट का जो प्रोजेक्ट है ये आप किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज के लिए कर रही हैं? इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस। ओके। हाँ,
और वहाँ की प्रिंसिपल मेरी दोस्त हैं, ठीक है। जरीन, तो उन्होंने कहा भाई आके थोड़ा सा रंग डालें, थोड़ा सा तड़का डालें हमारी इस नहीं, ये महफिल बहुत में। अच्छी बात है कि It's a बच्चे very बड़े good ड्राई thing. हो जाते हैं इस किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ पढ़ के। Exactly, एकदम बोरिंग, यूं बैठे हुए थे जैसे गीक्स होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनको इन्हीं के मौजू पे हंसाया हाँ। जाए। तो इनके जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने कहा मुझे एक दिन तो दें रिसर्च के लिए, मैं पता करूं डेटा साइंटिस्ट Actually है क्या, मैंने क्या subject मुझे तो deliver मेरे करना है, सर हाँ। के ऊपर से गुजरा था। वैसे ही कंप्यूटर एंड डिजिटल चीज़ें हम लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो फिर जब मैंने रिसर्च की तो पता लगा एक होता है इनका बेसिक पाइथन। बेसिक पाइथन। बेसिक पाइथन इज चलें जरा गोगी साहबा की वजह से मुझे भी थोड़ा सा ये डेटा साइंटिस्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है और सीखने का भी। और फिर एक होता है बेसिक पाइथन और हाँ। एक होता है एडवांस पाइथन। अच्छा। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ये है क्या भला। तो इसमें फिर ये क्वेश्चन था, व्हाई शुड यू टेक अ डेटा साइंटिस्ट विद यू टू अ जंगल, कि जंगल में डेटा साइंटिस्ट को क्यों ले जाएं। और उसका जवाब ये था क्योंकि वो लोग पाइथन को हैंडल कर सकते हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ द पाइथन प्रॉब्लम। अब ये वो कार्टून है जो कि इतना एंजॉय किया सारे साइंटिस्ट ने, इतना एंजॉय किया, हालांकि मैंने कहा मैं तो बस मुझे पाइथन दिया का था वर्ड मैंने था, हाँ। तो बट दे लव्ड इट। और ये पाइथन पे था। फिर एक और मैंने कार्टून्स तो 4-5 बनाए थे, लेकिन ये वाला भी मज़े का है बिकॉज इसमें वो बच्चा जो है ना वो कह रहा है गोगी को और बड़ भाई को कि भाई आप मेरे कॉलेज की फ़ी का बिल्कुल फिक्र ना ख्याल ना करें, हाँ, तकलीफ ना ना करें। आप डेटा साइंस के इंस्टीट्यूट को इतने पैसे भरें क्योंकि मैंने तो पूरा कोर्स ही डाउनलोड कर लिया है। नाइस मतलब ये देखिए एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपकी उसमें आ जाता है स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्टडीज़ क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है, बड़ा बोर हो जाता है, जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं वो तो हमारे यहाँ बड़े कम पाए जाते हैं। वरना तो बच्चे इसको कहते हैं उफ अल्लाह ये क्लास किस दिन ख़त्म होगी, क्या होगा, हम कब एग्जाम्स देंगे और दूसरी क्लास में जाएंगे। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ, थोड़ा ह्यूमर उनमें डेवलप करें। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू हैव टू राउंड ऑफ देयर एक्टिविटीज। यानी एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई 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 बुक वर्म बने, नॉट गुड। स्पोर्ट्स भी ज़रूर होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर भी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ह्यूमर ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमर की बात आ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमर एग्जैक्टली। और वो इसलिए आ गई है क्योंकि देखें पाकिस्तान में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि आज तक हमने इस बारे में सोचा है। गोगी साहिबा यानी कि निगार नज़र साहिबा जो हैं वो कुछ ही अरसे में स्पेन जा रही हैं और वहाँ पर स्पेन के एक डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमर ने उन्हें इनवाइट किया है जहाँ पर उनके बहुत सारे जो कार्टून्स हैं वो डिस्प्ले में रखे जाएंगे। आई थिंक मोर देन 100 और फिर वहाँ पर हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए वो आपसे क्या सीखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा हमने आज तक सुना नहीं, लेकिन स्पेन वालों को मालूम हो गया कि नहीं हमारे बच्चों को इस चीज़ की भी ज़रूरत है। ये क्या एक आपको खुद कितना अच्छा लगा ये सुनकर? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे पास इनविटेशन आया। उन्होंने कहा हम आपको एक नॉमिनेट कर रहे हैं काजा द एशिया यूनिवर्सिटी का नाम है। हाँ, यूनिवर्सिटी का नाम है अल्काला द हेमेरिस। ओके। और उन्होंने कहा कि ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यूरोप की, इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमर है। उसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं एज अ लेडी फ्रॉम पाकिस्तान जो कि कार्टून्स बनाती हैं। ज़बरदस्त। और आपने जो शुरू किया है 1970s में ये काम और अब तक का आपने हमें कार्टून्स भेजने हैं। बाकी उनको लगाना, सजाना, ब्लो अप करना वो हमारा काम होगा, लेकिन आप फिर बाद में 3 वर्कशॉप्स देंगी। 3 वर्कशॉप्स बच्चों को, उससे बड़े सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को और फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। और मेरे कार्टून्स को स्पेनिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ओके। एंड वेरी एक्साइटेड कि यू नो वहाँ के, तो मेरे लिए 1.5 महीना तो सिर्फ इसमें गुजरा कि मैं कौन से कार्टून्स का सिलेक्शन करूँ। तो वो सिलेक्शन अगर हो गया है तो क्या आप डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमर में जो भी प्रेजेंट करेंगे, जो आपके माइंड में है, कुछ एक आधा कार्टून अगर आप हमें ड्रॉ कर दें? मैंने यूनिवर्सल थीम्स निकाली जो कि वो रिलेट कर सकें, यानी हमारी जो प्रॉब्लम्स या वो हैं वो रिलेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम कि मैं ऐसे कार्टून सेलेक्ट करूं जो कि जनरल हों। अब देखें कार्टून जो मैं वहाँ वर्कशॉप में भी वो मेरा इरादा है कि मैं बताऊंगी कि कार्टून्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो है विट एंड ह्यूमर। विट एंड ह्यूमर क्या आपके ये आपने यूज़ करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। देखिए कुछ कार्टून्स होते हैं जो कि जिनको कैप्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, और कुछ कार्टून्स ऐसे होते हैं कैप्शन फनी होते हैं लेकिन अगर तस्वीर अच्छी ना हो
तो वो भी बेकार। तो आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका जो दिमाग है ना उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सही। या तो आप में सिर्फ भिंडी, तोरी, आम और क्या कहते हैं अंगूर बनाने से हमारी ड्राइंग कंप्लीट नहीं होगी, सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है। बहुत। तो लेट्स सी कि गोगी साहिबा क्या ड्रॉ करने जा रही हैं। ओके, मैंने सैलाब का टॉपिक चूज किया। ओके, तो सैलाब के टॉपिक में मैंने सबसे पहले तो पानी बनाया, जाहिर है पानी ही पानी और हर तरफ पानी। और फिर मैंने उसमें एक बंदा जो कि अपने आप को समवॉट बचा सका है डूबने से, तो ये वो खड़ा हुआ देख रहा है कि कोई खुशकी नज़र आई है। ओके। खुशकी उसने देखी और खुदा खुदा करके, और वो डूबा हुआ है पानी में कंधों तक, और उसने कहा उफ शुक्र है कि मुझे खुशकी नज़र आई। अच्छा, ये खुशकी है। और इस पे ये एक कुत्ता बैठा है। अच्छा। और अच्छा खासा खौफनाक है। ओके। तो अब ये कुत्ता उसको देख रहा है और जो सर्वाइवर है वो कुत्ते को देख रहा है। ओके। ठीक है जी। अब क्या है आगे? अब आगे ये है कि ये बैठा हुआ है और छोटा सा आइलैंड है और बस एक ही बंदे की जगह है। अच्छा, या तो तुम बैठ जाओ या फिर मैं बैठ जाऊं, दोनों में से एक काम हो सकता है। या दोनों स्क्वीज करके बैठ जाएं, लेकिन कुत्ता इतना खौफनाक है कि उस बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ रही होगी कि इससे रिक्वेस्ट करनी है या नहीं करनी। तो अब ये देखें, ये है कार्टून विदाउट अ कैप्शन, लेकिन अब हमने इसको मजीद तड़का Enhance कैसे देना करना है, हाँ। तो वो फिर मैं अब उसका कैप्शन लिख रही हूँ। अच्छा गोगी साहिबा, आप जब भी कार्टून दिखाएंगी तो आप कैमरा की तरफ दिखाइएगा, ठीक है? राइट। अक्सर जिन घरों में कुत्ते होते हैं आपने वहाँ ये साइन देखा होगा। और अच्छा, ये मेरे क्या पास है अभी साइन? फिलहाल है नहीं, लेकिन चेक करना पड़ेगा हाँ। कि ये साइन क्या है और ये मैं किस साइन हद तक क्या इसको है। पहचान और देखिए लेती हूँ। वार्निंग है, और हर उस अजनबी शख्स के लिए है जो कि उस घर में आने के लिए कोशिश करता है। तो ये है जी। अब ये हो गया आपका। उस तरफ दिखाएंगी आप हमें। ओके, बी अवेयर ऑफ द डॉग। ओह राइट। अब क्या हो सकता है? ह्यूमर की बात है तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। विट, यू हैव टू थिंक। उसमें इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंट वो होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे कार्टून्स ऐसे होते हैं। अब इसमें तो आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है और अब क्या होगा। इट जस्ट इनसाइट्स अ बिट ऑफ लाफ्टर कि ओह बिवेयर ऑफ द डॉग भी है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है मेरे और पास। जगह भी यही खुशकी की है, तो या तो डॉग मुझे जगह दे दे या फिर मैं पानी में पड़ा रहूं। तो ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो कि डिलीवर होते रहते हैं और होने भी चाहिए। वो इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि बाज़-औक़ात हम बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं तो बुक्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ह्यूमर बुक्स होनी चाहिए जो कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेर सकें। और अब आपको पता चल गया कि ये कार्टून्स जो है वो सिर्फ मैंने कहा ना कि फूल और ये वो चीज़ें बनाने में ही कंप्लीट नहीं होते, आपको इस किस्म की ड्राइंग भी करनी होगी। वीकेंड पे बच्चों को इस एक्टिविटी की तरफ लाने के लिए कुछ छोटा सा मैसेज अगर आप डिलीवर करना चाहें। इस एक्टिविटी आप बच्चों को ड्राइंग का मौका दें। आप उनके आगे बहुत सारे कागज़ रख दें, ठीक है, स्केच बुक्स रख दें, आप उनको मार्कर्स दे दें, पेंसिल्स दे दें, रेसेस दे दें और उनको बनाओ जो दिल चाहे बनाओ। और जो ज़रा मैच्योर स्टूडेंट्स हैं उनको शौक तो होता है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे। जब मैं स्पेशली अनाउंस करती हूँ कि मुझे कुछ आर्टिस्ट चाहिए तो बहुत सारे शौकिया फनकार आते हैं। तो मैं उनको ये गाइडेंस देती हूँ कि आपकी ड्राइंग स्किल तो मैं एकदम पहचान लूँगी। अगर आपने कॉपी किया है तब पहचान लूँगी। अच्छा। और अगर आपने खुद क्रिएट किया तब तो पहचान जाऊँगी। तो लेकिन उसमें ये है कि आप अपना इम्प्रूव करने के लिए ये शौक आप लाइव ड्राइंग करें। मतलब ये सामने ग्लास रखा है या एस्ट्रे रखी है, आप बैठी हैं, आपका पैर है, आप ड्रॉ करें। सिर्फ 3 उसूल हैं जिससे कि आप अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है? ड्रॉ। मैं भी ये पूछ रही हूँ। ड्रॉ एंड ड्रॉ। भाई वाह। तो जनाब ड्रॉ
ड्रॉ एंड देन ड्रॉ अगेन। और हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप ज़रा ब्रेक के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए और फिर अपने घर वालों को दिखाइए। हो सके अगर दिल करे तो जनाब सुनो टीवी की वेबसाइट पर हमारे साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गोगी साहिबा अपना वक्त देने के लिए। नाम आपका निगार नज़र साहिबा है, लेकिन हम आपको गोगी के कैरेक्टर से याद करते हैं और आई विश कि ये बच्चों का तो है ही पसंदीदा कैरेक्टर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड, कैफे बारगला। जी तो बात कर लेते हैं ज़रा रिसर्च के हवाले से, क्योंकि जब तक हम तहकीक ना करें हम किसी भी काम को करने के बारे में सोच नहीं सकते, या वो जो प्लानिंग है, वो जो आइडियोलॉजी है, उसको प्रैक्टिकली हम एक पेज पर ला नहीं सकते। इसीलिए हमने ये देखा कि दुनिया भर में क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान ने कई राजों से पर्दा उठाया, पहले मामलात को देखा, उन पर गौर व फिक्र किया, फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन की। और इस कायनात के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैदान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस डिपार्टमेंट की तरफ, इन स्टडीज़ की तरफ जाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम लोग देखें तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से किसी हद तक खासी कमी देखने को मिल रही है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर जो रिसर्च की स्टूडेंट्स हैं उनको मज़ीद नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, नए नए कामों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो रिसर्चर्स हैं वो अपना बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोफेशन में नुमाया मकाम तो रखने वाले चंद अफराद हैं ही, लेकिन इसमें एक रिसर्चर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत नाम कमाया है। ज़ीशान खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं। तो बात फिर वहीं पर आ गई कि हैं मलेशिया की यूनिवर्सिटी में रिसर्चर, लेकिन नाम पाकिस्तान का रोशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ीशान, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की स्टैंडिंग कहाँ पर है? क्या हम रिसर्च उस बेहतर अंदाज में कर रहे हैं जिस तरह से इंटरनेशनली, ग्लोबली इस सब्जेक्ट को लिया जा रहा है? और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। उसके कई वजूहात है। सबसे पहले हमारा जो मुल्क है वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बहुत ज़्यादा पीछे है। और उसमें अगर हम देखें तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास या तो एक रिसर्च एक्सपर्टीज़ कम तो नहीं है, लेकिन रिसर्च एक्सपर्टीज़ इनफ है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप दुनिया की मिसाल ले लें तो दुनिया में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है या जो डेवलप कंट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा अपने लोगों के ऊपर लगाते हैं, वो तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट कर देते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितने भी उनकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी वो नुमाया फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास क्वालिटी रिसोर्सेज है तो आपके पास क्वालिटी रिसर्च होगा। हमारे पास अगर अच्छे लैब्स होंगे, अगर हमारे पास अच्छे फैसिलिटीज़ होंगे रिसर्चर्स को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत काबिल तरीन असातिज़ा है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको उस तरीके का रिगार्ड नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। उनको उस तरीके से फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते जो वो डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा अगर हम नान तालीमी मैदान में देखें तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर फजूल तरीन किस्म के मतलब खर्चे दिए जाते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारा तालीमी मैदान है उसमें अगर हम देखें इस सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अच्छा, जब हम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना ज़ीशान, तो हमारे वहाँ पर हम अगर सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है, हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर रिलाई करती है। तो इसके बाद एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल भी आता है, हमारी क्रॉप्स भी आती हैं, फिर हम आईटी के शोबे की तरफ आ जाते हैं और हम फार्मास्यूटिकल की तरफ भी जाते हैं, जहाँ पर हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर इंपोर्ट भी करते हैं। अब मलेशिया में ही आप देख लें कि हम लोग जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे क्लॉथिंग जो है वो वहाँ पर जाती है, हमारी टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर भी क्या आप समझते हैं कि इन सेक्टर्स में भी रिसर्चर्स का बहुत बड़ा फुकदान है? देखो, जो मुल्क का इन्हिसार जो होता है ना, उनकी तरक्की का इन्हिसार होता है क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हो ये पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक ये सारे डाउनफॉल में ही जा रहे थे और अब ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। टिल 1995 अगर हम देखें, हम इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस में थे। वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज, हमें कंसिडर किया जाता था टिल 1969।
मसला ये है, जो हमारे डाउनफॉल का वजूहात है वो यही है कि हम ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सही। अगर आपके पास क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल होगा तो आपके पास आईटी में बेहतरीन लोग होंगे, इन्वेशंस होगी। अगर आपके पास एग्रीकल्चर साइड पे अच्छे रिसर्चर्स होंगे, उनको अच्छी सहूलत आप मुहैया करोगे और तालीमी सेक्टर में करोगे, जो भी ये सारी फील्ड्स है ना, ये इंटरलिंक्ड है आपके क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल से। सही। सो द मोर यू इन्वेस्ट इन क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, आपको उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। थैंक यू सो मच ईशान, अपना वक्त देने के लिए। खुश रहिए और पाकिस्तान का नाम मलेशिया बैठकर रोशन कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करें तो हमारे लिए ज़रा और जिसको कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव बात होगी, हम डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो इतनी क्योंकि अमूमन यही कहा जाता है कि रिसर्च का जो टॉपिक होता है बड़ा ड्राई सा होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कैफ़े मार्गिला की जो टीम है वो आपको सुबह इतनी जल्दी उठाकर रिसर्च ही करवाए और कहे कि अच्छा आप लोग ये पढ़ें और ये ना पढ़ें, ये करें और ये ना करें। क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड को थोड़ा सा बेहतरीन भी बनाना होता है। और वो बेहतरीन कैसे होता है कि नाश्ता तो हो गया, लाहौर वाले जो होंगे उन्होंने भज्जे के पाए, निहारी और क्या कहते हैं कुलचे, नान, चने वगैरह सब कुछ खा के अपना वीकेंड शानदार बनाया होगा। जो इस्लामाबाद वाले हैं वो भी हलवा पूरी वगैरह खाने की तरफ ज़रा ज़रूर जाते हैं। कराची वालों का अपना नाश्ता होता है, तो ओवरऑल सब अपना नाश्ता भी इंजॉय करें और थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ भी चलते हैं। आज हमें स्टूडियो में जो ज्वाइन कर रहे हैं शौकत सखी नाम है उनका, बड़ा ही प्यारा रुबाब बजाते हैं और बहुत सारे ऐसी यूँ कह लीजिए कि इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिनर्स होते हैं कि जहाँ पर शौकत को बुलाया जाता है, क्योंकि रुबाब बड़े खूबसूरत अंदाज में बजाते हैं। क्योंकि रुबाब जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पख्तूनों की रवायत है। ज़रा उन्हें वेलकम करते हैं, ज़रा उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मैम। शौकत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। शौकत, रुबाब कहाँ का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है? रुबाब हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम अपने कल्चर में प्ले करते आ रहे हैं हमारे बड़े। लेकिन मोस्टली मैंने से केपी की साइड पे जरा ज्यादा सुना है। जी, असल में ये तो बेसिक अफगानिस्तान से है, फिर अच्छा। आते आते पेशावर, फिर पेशावर में है और पठानी लोग ज़्यादा प्ले करते हैं। पठानी मतलब पश्तो और अफगान जो हैं, पख्तून और अफगान जो है वो इसको ज़रा ज़्यादा सुनते हैं। जी मैम बिल्कुल। कितने टाइम से रुबाब बजा रहे हैं आप? तकरीबन 7 साल हो गए मेरे। और अभी भी क्या रुबाब का जो कल्चर है वो उसी तरीके से बड़ा लाइमलाइट में है? अभी भी लोग उसी तरह से इसका शौक़ रखते हैं? मैम काफ़ी सारा है, लोग प्ले भी करते हैं और कुछ ना कुछ जगह पे कम भी हो चुका है, लेकिन आता जा रहा है। मैं तो उसको कम नहीं देखता, मतलब कम नहीं देख रहे हैं लोग उसको, मतलब इंटरेस्ट मजीद लोगों का डेवलप ही होता है। बिल्कुल। और जब हम लोग क्या कहते हैं पख्तून वेडिंग्स का जिक्र करते हैं, वहाँ के जो फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर अमूमन किन किन तकरीब में, किन किन इवेंट्स में इसको लोग थोड़ा सा बुलाते हैं और फिर इसको एंजॉय किया जाता है? मैम हमारा एक उजरा होता है, हुजरा जी, हुजरे में हम बैठते हैं और जिस तरह हमारे पुराने कल्चर में तो ये होता था कि सब लोग कटे होते थे, ये टीवी वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी, बस एक रुबाब और साथ में गपशप भी होती थी, कवा भी चलता था। और मतलब ये ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा लोग एंटरटेन होते हैं इससे। जी जी बिल्कुल। मतलब गर्मी में क्योंकि गर्मी होती है बड़ी, और आप जब मोस्टली एसी लगाया ड्राइंग रूम में बैठ गए, या फिर जो लोग नॉर्मल घरों में रहते हैं वो फिर घर के सहन में बैठ गए, चारपाइयाँ रख ली, तो कुछ इसी किस्म की एक्टिविटी चल रही होती है। जी मैम, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो हुजरा होता है ना, उसमें ये गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं रात को, और फिर एक रुबाब होता है और साथ में अगर गड़ा भी साथ हम लोग बजाते हैं। आप खुद केपी के से? जी केपी के। केपी किस से है? पेशावर से? खैबर से, ज़िला खैबर से। और वहाँ पर जो लोग हैं वो किस किस्म के गानों को रुबाब पे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? हमारे तो कुछ मशहूर ट्यून है जो हर बंदा कहता है कि हमें ये बजाओ, ये सुनाओ। जी जी, एक लाड़शा पे खबर था और बीबी शीरी ने तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। एक तो ये मुझे ये वाला भी बहुत पसंद आया, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तकरीबन मेरे 7 साल हो गए और मैं अभी सीख भी रहा हूँ और प्ले भी करता हूँ। मेरी एकेडमी भी है मेरी। अच्छा, जबरदस्त। रुबाब सफरनामा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो वहाँ पे लोगों को फिर क्लासेस भी देते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू? जी मैम बिल्कुल। G11 में इस्लामाबाद में मेरी एकेडमी है, वहाँ पे मैं प्रॉपर प्ले करता हूँ। तो कितना इंटरेस्ट है हमारी यंग जनरेशन का इस तरफ? मैम है, बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब जिस तरह हमारे पठान है वो रुबाब सीखते हैं, जो पंजाबी हमारे दोस्त भाई है वो लोग गिटार सीखते हैं, हारमोनियम सीखते हैं। जी, मतलब हर किसी का अपना अपना शौक है, अपने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। कितना टाइम लगता है? आपने कहा ना आप 7 सालों से बजा रहे हैं, तो अगर क्विक लर्नर है, आपने कितनी जल्दी पिक किया था? मैम इसमें एक म्यूज़िक होता है, हमें म्यूज़िक सीखना पड़ता है। अच्छा। जब आप म्यूज़िक सीखेंगे ना
तो आपको ये बकाया चीज़ें थोड़ी आसान लगेंगी। एक इसका एक अलग तरीका है, इसका एक सिस्टम है, वो आपको वो जैसे हम लोग मूवीज़ में अक्सर देखते हैं कि वो आपके आगे एक स्टैंड रखा हुआ है, उसके ऊपर म्यूज़िक की लैंग्वेज है, कुछ यही वाला तरीका होता है? असल में भी यही होता है? जी मैम, असल में तो एक सरगम होता है, हम सरगम सीखते हैं और सरगम के बाद उनके एक और तरीके हैं, पलटे होते हैं इसमें, और बस वो चीज़ हम आगे आगे करके इस तरीके से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे पंजाबी दोस्त आए हैं, बजाओ गिटार रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज ये कह दिया कि ना शौकत ये वाला गाना है पंजाबी, लेकिन आज तुम ये हमें रुबाब पे बजाओ, तो ऐसा होता है? बहुत सारे जगहों में होता है। लोग मेरे पास आते हैं, कहता है रश के कमर सुनाओ, तो हम उसको रश के कमर सुना देते हैं। अच्छा, वाह। तुम्हें दिल लगी लोग बहुत सुनते हैं, तो जो भी ट्यून होता है। अच्छा, ये लोग इतने अफसरदा गाने रुबाब पे क्यों सुनते हैं? मैम बस क्या किया जाए, आजकल के जो लोग यही चीज़ें सुनते हैं, बस ये जो सामने सामने गाने हैं यही चीज़ें सुनते हैं। तो अच्छा, ये रुबाब में मैं कुछ स्ट्रिंग्स देख रही हूँ, आप तो खैर गिटार नहीं बजाते, आप रुबाब बजाते हैं, कितनी स्ट्रिंग्स होते हैं इसके अंदर? ये डिफरेंट रुबाब होते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं? जी मैम, इसमें 17 स्ट्रिंग होते हैं। 17? जी 17 होते हैं। और बड़ा दूसरा वाला होगा तो उसके अंदर उससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे, क्या होता है? मैम सब एक जैसे होते हैं। अच्छा, बस वो डिज़ाइन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जी मैम। और इसमें 17 हैं? जी मैम। और 17 के 17 साथ ही बजाने होते हैं? इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, जब ये सब इसकी साउंड मिल जाता है तब इसको बजाया। नहीं, आई मीन मतलब इनके हर एक की अपनी बीट होती होगी ना, तो उसके लिए आपने 2-3 यूज़ किए, या फिर ये आपका 17 पर ही हाथ होना चाहिए? मैम असल में इनको प्रॉपर ट्यून करना जो पड़ता है। बेसिक बीट होती है वो क्या होती है, जरा बजा के? जो बेसिक बीट होती है, जब आप किसी को आपने बुलाया है और वो सीखने के लिए आया है, तो आपको जब पहली दफ़ा दिया गया, आपने क्या बीट बजाई थी? मैम बिल्कुल हम सरगम उनको सिखाते हैं। अच्छा। मतलब कि सारे गामा पादा निसा सानी दापा मागा रेसा। फिर अगर वो नहीं सीखता तो हम उसको एक तरीके से बताते हैं जिनको सरगम नहीं समझ आता। आपको सरगम आती है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 हम तरीके से सरगम बजाते हैं? सरगम तो बजाते हैं, सरगम के बगैर म्यूजिक मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग्स के पीछे जो थोड़ा फैंसी सा, ये क्या इसमें भी म्यूजिक है? ये वाली? हाँ। नहीं, ये इसका डेकोरेशन है। तो जनाब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं जा ज़रूर रही हूँ, लेकिन शौकत भी यहीं पर हैं, रबाब भी यहीं पर है। क्लोजिंग मेरी तरफ से तो आप लोगों को मिल चुकी है। अपना वीकेंड जो है अच्छे से एंजॉय कीजिए, मूवीज़ जाके देखिए, और दिन को बड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। जिसकी शॉपिंग पेंडिंग है, जिसने कुछ ना कुछ लेने के लिए जाना है, वो शॉपिंग कीजिए, क्योंकि नाश्ता वास्ता आप लोगों का हो गया। अब आपने आगे का दिन प्लान करो और आगे आने वाला वीक प्लान करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए।